हेलो स्टूडेंट्स, हम भारत में साक्षरता दर का अध्ययन कर रहे थे। पिछले अध्याय में हमने भारत में राष्ट्रीय स्तर पर और राज्यवार साक्षरता का अध्ययन किया था। अभी हम भारत में 1901 से लेकर के 2011 तक किस प्रकार पुरुष और महिला साक्षरता दर रही है उसका अध्ययन हम करेंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं दोस्तों कि पुरुष और महिला साक्षरता दर में लगातार वृद्धि ही हुई है। 1901 में पुरुष साक्षरता दर थी 9.38%। यहाँ पर आप देख रहे हैं पुरुष साक्षरता दर थी 9.83% और महिला साक्षरता दर थी मात्र 0.60% और कुल साक्षरता दर थी 5.35%, जिसका अध्ययन हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कितना अधिक अंतर था। 1901 में लगभग 10% पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता 1% भी नहीं थी। यहाँ पर आप ये देखिए कितना रुचिकर तथ्य यहाँ पर हमें देखने को मिला है। 10% महिला पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता 1% भी नहीं है, जिसके कई कारण थे। मुख्य कारण तो ये था कि महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा समाज में निम्न स्तर प्राप्त था और महिला शिक्षा पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता था। इसके बाद आप आइए, यहाँ पर हम सीधे आते हैं 1941 में, जहाँ पर कि उल्लेखनीय परिवर्तन हमें देखने को मिल रहा है। ये देखिए 1941 में पुरुष साक्षरता दर हो गई 25%, 9% से बढ़कर के कितने प्रतिशत हो गई? सीधे 25% हो गई पुरुष साक्षरता दर। और महिला साक्षरता दर भी यहाँ पर बढ़कर के हो गई। यहाँ पर आप देख रहे हैं 1951 में बढ़कर के हो गई लगभग 8%। तो लगभग 40 से 50 वर्षों में उल्लेखनीय अंतर देखने को यहाँ पर हमें मिला। 25% तो हो गई पुरुष साक्षरता 1951 में और 8% हो गई महिला साक्षरता दर। इसके बाद हम देख रहे हैं कि इससे जस्ट डबल हुई दोस्तों। पुरुष साक्षरता दर 25 से डबल कब हुई? 1951 में 25% थी लगभग, तो ये जस्ट डबल हो गई 1991 में 52% हो गई। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि महिला साक्षरता में तीव्र गति से वृद्धि हुई। जो 8% थी वो 1991 में यहाँ पर आप देखिए 32% महिला साक्षरता दर हो गई। तो जो वृद्धि दर है वो हमें 1951 के बाद से महिला साक्षरता दर में तीव्र देखने को मिल रही है। इसका कारण ये रहा, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 1951 से पूर्व जो महिला साक्षरता दर है 0.60 1901 में, 1.05 1911 में, 1.83 1921 में, 1931 में 2.93, 1941 में 7.30, 1951 में 8। तो ये निम्नतम स्तर जो महिला साक्षरता का दर का था ये था कि आज़ादी से पूर्व महिलाओं को समाज में अच्छा स्थान प्राप्त नहीं था और उनकी जो शिक्षा दीक्षा थी उस पर ध्यान नहीं दिया जाता था। लेकिन पंचवर्षीय योजनाओं में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद योजनाएं लागू की गई, जिसमें महिला साक्षरता को विशेष बढ़ावा दिया गया। इसका असर ठीक यहाँ पर हमें देखने को मिला कि महिला जो साक्षरता दर थी उसमें वृद्धि हुई तीव्र गति से। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो 1% भी नहीं थी वो 57% तक पहुँच गई। और उल्लेखनीय वृद्धि यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये देखिए 8% थी 1951 में, 8 से सीधी हो गई। यहाँ पर आप देख रहे हैं 1991 में 32% की वृद्धि हो गई। 8 यानी कि 4 गुना वृद्धि हुई है यहाँ पर महिला साक्षरता दर में, जबकि पुरुष साक्षरता दर इस दर से नहीं बढ़ी है। पुरुष साक्षरता दर केवल दुगनी हुई है 1951 से 1991 में, केवल दुगनी हुई है। 1951 में 25% थी लगभग, 1991 में 52% हो गई। तो केवल दुगनी हुई है, लेकिन जो महिला साक्षरता दर थी वो चौगुनी दर से बढ़ी है। इसके बाद हम देखते हैं 2001 में पुरुष साक्षरता दर 63.24, महिला साक्षरता दर 45.15। पुरुष साक्षरता दर 2011 में 71.22, महिला साक्षरता दर 56.99। तो यहाँ पर 2-3 तथ्य स्पष्ट हैं। पहला तो ये है कि महिला साक्षरता पुरुष साक्षरता दर से कम है, ठीक है। दूसरा बिंदु ये हमें देखने को मिला कि महिला साक्षरता दर स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व अत्यंत धीमी दर से बढ़ रही थी, लेकिन पुरुष साक्षरता दर में वृद्धि दर अधिक थी स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भी। तीसरा बिंदु ये है कि महिला साक्षरता दर में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से तीव्र वृद्धि हुई है, जबकि पुरुष साक्षरता दर में वृद्धि तो हुई है, लेकिन महिला साक्षरता की दर में जो वृद्धि है वो पुरुष साक्षरता दर की कम है। यहाँ पर हम देख चुके हैं कि 1951 से लेकर के 1991 तक महिला साक्षरता दर चौगुनी दर से बढ़ी, जबकि पुरुष साक्षरता दर मात्र दुगनी गति से बढ़ी है।
यहाँ पर यदि हम 1951 को विभाजक वर्ष माने तो यहाँ पर हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि महिला साक्षरता दर जो कि 8% थी वो 57% हो गई, यानी कि लगभग 7% की 7 गुना वृद्धि हो गई महिला साक्षरता दर में 1951 से लेकर के 2011 तक। और पुरुष साक्षरता दर में हम देखें तो लगभग ये वृद्धि दर तिगुनी वृद्धि दर के आसपास रही 1951 से लेकर के 2011 में। पुरुष साक्षरता दर में तो लगभग तिगुनी वृद्धि हुई है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं महिला साक्षरता दर में लगभग 7 गुनी वृद्धि हुई है। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद महिला साक्षरता दर तीव्र गति से बढ़ी है, जबकि पुरुष साक्षरता दर में वृद्धि तो हुई है, लेकिन उसकी जो वृद्धि दर है वो महिला साक्षरता दर से कम रही है। अब हम राज्य के अनुसार महिला और पुरुष साक्षरता दर पर दृष्टि डालते हैं। पुरुष साक्षरता दर में यदि केंद्र शासित और राज्य दोनों को देखा जाए, लक्षद्वीप प्रथम स्थान पर है 96.11% साक्षरता दर के साथ। केरल पुरुष साक्षरता दर में 96.02% के साथ द्वितीय स्थान पर आता है। तो राज्यों में तो केरल प्रथम स्थान पर है ही दोनों की दृष्टि से, पुरुष साक्षरता दर और महिला साक्षरता दर की दृष्टि से। लेकिन यदि केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों को दोनों को मिलाकर के देखा जाए तो लक्षद्वीप प्रथम स्थान पर है और केरल दूसरे स्थान पर है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर जो दर्ज की गई है दोस्तों, वो दर्ज की गई है बिहार में 73.39% और दूसरा स्थान अरुणाचल प्रदेश का आता है जहाँ पर 73.69% दर्ज की गई है। राष्ट्रीय औसत से भी कम जो पुरुष साक्षरता दर है वो दर्ज की गई है मध्य प्रदेश में, आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़, पंजाब, झारखंड, उत्तर प्रदेश। ये लगभग वही ज़िले हैं जहाँ पर जो राष्ट्रीय औसत था साक्षरता का उससे कम साक्षरता इन्हीं जिलों में विद्यमान थी, हम पूर्व में पढ़ चुके हैं। और पुरुष साक्षरता दर भी राष्ट्रीय औसत से कम इन्हीं जिलों में विद्यमान है। तो यहाँ पर भी प्रश्न बनता है कि इनमें में से किन जिलों में पुरुष साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कम है। तो मध्य प्रदेश, आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़, पंजाब, झारखंड तथा उत्तर प्रदेश राज्यों में है। और पुरुष साक्षरता दर की दृष्टि से यदि सम्मिलित रूप से देखा जाए केंद्र शासित और राज्यों को मिलाकर तो लक्षद्वीप प्रथम स्थान पर है, केरल द्वितीय स्थान पर 96.02 के साथ। यदि राज्यों को दृष्टि से देखा जाए तो केरल प्रथम स्थान पर है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता बिहार की है और दूसरा स्थान आता है अरुणाचल प्रदेश का। अब हम देखते हैं महिला साक्षरता की दृष्टि से। सर्वोच्च महिला साक्षरता की जो दर थी वो केरल में दर्ज की गई 91.98%, जबकि न्यूनतम राजस्थान में दर्ज की गई 52.66%। तो काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्य स्पष्ट हो रहा है यहाँ पर। राजस्थान में सबसे कम महिला साक्षरता दर अंकित की गई है 2011 में राज्यों के अनुसार। भारत में 52.66%, बिहार में 53.33%। राष्ट्रीय औसत से कम महिला साक्षरता वाले राज्य हैं, लगभग वही आ रहे हैं वापस, आप देखिएगा। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, बिहार और राजस्थान लगभग वही राज्य हैं जो कि पुरुष साक्षर औसत राष्ट्रीय औसत पुरुष साक्षरता दर से कम है। वही राज्य औसत महिला साक्षरता दर राष्ट्रीय साक्षरता दर से कम यहाँ पर है। तो इस प्रकार यहाँ पर पुरुष तथा महिला साक्षरता दर की दृष्टि से भी हमने अध्ययन किया। अब हम दृष्टि डालते हैं भारत की जनसंख्या समस्याओं पर। हमने लगभग सभी जनसंख्या पक्षों का अध्ययन कर लिया। वृद्धि, वितरण, घनत्व, लिंगानुपात, साक्षरता आदि का अध्ययन हम कर चुके हैं। अब भारत में जनसंख्या वृद्धि की कौन कौन सी समस्या है उन पर हम दृष्टि डालने जा रहे हैं। पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया, भारत की जनसंख्या समस्याएं। पहली समस्या है प्रॉब्लम ऑफ इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट। भारत में औद्योगिक आर्थिक विकास के लिए निवेश चाहिए, लेकिन जनसंख्या बढ़ती जाती है। तो जनसंख्या बढ़ती जाने के कारण इस बढ़ती जनसंख्या के लिए आवश्यक संसाधन जुटाए जाने आवश्यक होते हैं। तो जो पैसा निवेश के लिए आना चाहिए वो पैसा जनसंख्या के लिए आवश्यक संसाधन जुटाने में खर्च हो जाता है। तो पहली समस्या है जनसंख्या वृद्धि के कारण निवेश के लिए, औद्योगिक आर्थिक कार्यों में निवेश के लिए पैसा नहीं मिल पाता है, वो पैसा जनसंख्या के लिए खर्च करना पड़ता है। प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, पूंजी निर्माण संभव नहीं हो पाता है क्योंकि जनसंख्या अधिक है। जनसंख्या अधिक होने के कारण संसाधनों पर दबाव होता है।
संसाधनों पर दबाव होने के कारण जो उत्पादन है वो उतनी अधिक मात्रा में नहीं हो पाता। उत्पादन अधिक मात्रा में नहीं होने के कारण जो पूंजी का जो निर्माण है, उत्पादन के द्वारा जो पूंजी का निर्माण होता है वो अधिक होना संभव नहीं है। तीसरा प्रभाव है इफेक्ट ऑन फूड प्रॉब्लम, खाद्यान्न की समस्या पर प्रभाव। तो ये सिद्धांत है कि जो संसाधन है वो सीमित है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तो संसाधनों का और जनसंख्या का अनुपात असंतुलित होता जा रहा है। खाद्य पदार्थ उतनी मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पाते जितनी मात्रा में जनसंख्या बढ़ती जाती है। माल्थस ने यह भी कहा है कि यदि जनसंख्या बढ़ती जाती है और खाद्यान्न कम होते जाते हैं तो प्रकृति उसे संतुलित कर देती है। उसने कहा है कि प्रकृति में प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो प्रकृति में जो खाने की टेबल्स हैं, जो टेबल लगी हुई है वो निश्चित संख्या में है, उतनी ही लोग उन पर बैठकर भोजन कर सकते हैं। यदि उससे अधिक लोग प्रकृति में आएंगे, खाना भोजन प्राप्त करने के लिए आएंगे, तो उन्हें भूखे रहना पड़ेगा, अन्यथा या नहीं तो प्रकृति उन्हें संतुलित कर देगी किसी न किसी तरीके से। तो खाद्यान्न की समस्या उत्पन्न होती है। इफेक्ट ऑन पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय भी कम होती जाती है। संसाधनों पर दबाव पड़ता है, जनसंख्या बढ़ती है, जिसके कारण से लोगों को मूलभूत सुविधाएं भी नहीं मिल पाती है। और मूलभूत सुविधाओं की बात तो छोड़िए, उनकी जो प्रति व्यक्ति आय है वो भी धीरे धीरे गिरती चली जाती है। इसके बाद हम यहाँ पर देख रहे हैं प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न होती है, क्योंकि सरकार उतनी अधिक रोजगार पैदा नहीं कर पाती है जितनी अधिक जनसंख्या वृद्धि होती रहती है। जनसंख्या वृद्धि तो दर तो अधिक है, लेकिन रोजगार पैदा होने की दर निश्चित है। रोजगार निश्चित दर से पैदा होते हैं, और चूंकि आर्थिक विकास भी धीमे पड़ जाता है जनसंख्या वृद्धि होने से, तो जो रोजगार के अवसर हैं, रोजगार है, वो भी धीरे धीरे उतने अनुपात में लोगों को उपलब्ध नहीं हो पाते हैं जितने अनुपात में लोगों को उपलब्ध होने चाहिए। हम देख रहे हैं कि आज भारत में जनसंख्या समस्या है, वहाँ पर 10 पदों के लिए आप आवेदन मांगेंगे तो आपको हजारों आवेदन मिलेंगे। तो ये बेरोजगारी की समस्या कहलाती है। लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है वैसे वैसे संसाधनों का बंटवारा बढ़ता जाता है, आय भी घटती जाती है, तो लोगों का जो जीवन स्तर होता है वो निम्न हो जाता है। मूलभूत सुविधाएं जैसे स्वच्छ जल, स्वच्छ वायु, सड़कें, बिजली आदि की मूलभूत सुविधा भी उपलब्ध नहीं हो पाती है। मलिन तथा झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले लोगों का जीवन तो और भी दुष्कर हो जाता है, क्योंकि वहाँ जो जीवन की दशाएं होती है वो अनुकूल नहीं होती हैं। गरीबी बढ़ती जाती है। जनसंख्या वृद्धि का जो एक प्रमुख प्रभाव है वो गरीबी है। जो देश जितना अधिक जनसंकुल होगा, जितनी ज़्यादा जनसंख्या होगी, उसकी आय उतनी कम होगी, उत्पादन कम होगा, फलस्वरूप वहाँ पर प्रति व्यक्ति आय भी कम होती चली जाएगी और लोगों में गरीबी बढ़ती चली जाएगी। बर्डन ऑफ अनप्रोडक्टिव पॉपुलेशन, अनुत्पादक जनसंख्या का बोझ। अनुत्पादक जनसंख्या यानी 0 से 15 और 65 से ऊपर, ये अनुत्पादक जनसंख्या कहलाती है, जो कि आश्रित जनसंख्या है। तो जनसंख्या वृद्धि जब अधिक होती है, जनदर अधिक होती है, तो 0 से 15 वर्ष की आयु के जो लोग हैं उनकी वृद्धि एकाएक वृद्धि बढ़ जाती है, क्योंकि जनदर अधिक है। तो जनदर अधिक होने के कारण 0 से 15 वर्ष की जो आयु है उसकी स्थिति एकदम से भयावह हो जाती है। आप देखते हैं कि भारत का जो जनसंख्या पिरामिड बनता है, उसके निचले स्तर पर जो स्तंभ बनाए जाते हैं, आड़े स्तंभ बनाए जाते हैं, वो लंबे लंबे दिखाई देते हैं। क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि यहाँ पर 0 से 15 वर्ष की आयु के जो बालक बालिकाएं हैं उनकी संख्या बहुत अधिक है, क्योंकि जन्म दर कम हो गई है, जन्म दर बहुत अधिक बढ़ गई है, मृत्यु दर तो कम हो गई, जिसके कारण से विस्फोट की स्थिति उत्पन्न हो रही है। तो अनुत्पादक जो वर्ग है उसकी वृद्धि एकदम से होती है। मोर प्रेशर ऑन लैंड, कृषि भूमि पर दबाव बढ़ता है। कृषि भूमि पर ही नहीं, आवासीय भूमि पर भी दबाव बढ़ता है। लोगों को रहने के लिए ज़मीन नहीं मिलती है, और छोटे छोटे मकानों में लोगों को अपना जीवन बसर करना पड़ता है। एक ही कमरे में 2 से 3 परिवारों को अपना जीवन यापन करने की नौबत आ जाती है। और कृषि भूमि पर तो दबाव बढ़ता ही है। आवास की समस्या हल करने के लिए खेतों को काट काट कर उन पर बस्तियां बनाई जाती, जिससे कृषि भूमि समाप्त होने लगती है। जिस कृषि भूमि पर 5 व्यक्ति निर्भर थे, कुछ समय बाद वहाँ उस कृषि भूमि पर 10 व्यक्ति निर्भर हो जाते हैं। इम्पैक्ट ऑन मैटरनिटी वेलफेयर, जनसंख्या वृद्धि की समस्या के कारण धीरे धीरे माताओं का जो स्वास्थ्य है उसमें भी धीरे धीरे गिरावट आती जाती है, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि होती है तो बार बार संतान उत्पत्ति के कारण जो संतान उत्पन्न करने वाली माताओं का स्वास्थ्य धीरे धीरे गिरता जाता है,
क्योंकि जब संतान एक से अधिक संतानों के मध्य में अंतर आवश्यक होता है, लेकिन शीघ्रता से संतान उत्पत्ति के कारण उनका स्वास्थ्य भी गिरता चला जाता है। तो मैटरनिटी वेलफेयर, जो मातृत्व की जो सुविधाएं हैं, मातृ शिशु की जो सुविधाएं हैं, मातृ शिशु जो सूचकांक है, उनके स्वास्थ्य का सुधार का सूचकांक है, वो भी धीरे धीरे गिरता चला जाता है। प्रेशर ऑन एनवायरनमेंट, पर्यावरण पर दबाव बढ़ जाता है। विभिन्न प्रकार की पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न होती है, इनमें प्रदूषण प्रमुख समस्या है। तो इस प्रकार की प्रमुख पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न होती है और वो पर्यावरणीय समस्याएं सीधे सीधे मानवीय स्वास्थ्य पर, देश के आर्थिक विकास पर प्रभाव डालती हैं। रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ती है। हम अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले वर्षों में संभवतया इसी जनगणना में या इस दशक के मध्य में भारत चीन को अपनी जनसंख्या में पीछे छोड़ देगा। डिसप्रपोर्शनेट जेंडर कंपोजिशन, लिंगानुपात में असामान्य स्थिति देखने को मिलती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, केरल में एक और तो 1084 लिंगानुपात है, और हरियाणा, पंजाब, आप जैसे राज्यों में जाइए वहाँ साढ़े औसत जो लिंगानुपात हमें देखने को मिलता है 850 से 900 के बीच देखने को मिलता है। तो लिंगानुपात में भी भयंकर अंतर देखने को हमें मिलता है। क्यों? क्योंकि बालकों की चाहत में जो महिलाओं के, जो बालिकाओं की भ्रूण हत्या भी धीरे धीरे बढ़ती है। ये भी जनसंख्या की प्रमुख समस्या है, जिससे लिंगानुपात में असमानता उत्पन्न होती है। पुअर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जीवन का सामान्य स्तर भी गिर जाता है, और मेल न्यूट्रिशन, कुपोषण के शिकार हो जाते हैं लोग, और अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। तो ये सभी कुछ प्रमुख समस्याएं हैं जो कि भारत में विशेष तौर से उन देशों में देखने को मिलती है जहाँ पर जनसंख्या वृद्धि एक प्रमुख समस्या बनी हुई है। तो ये सभी उनके अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। तो यहाँ पर मैंने आपको इनमें पॉइंट्स बताए हैं। एक बार फिर आपको मैं रिवाइज करवा देता हूँ। प्रॉब्लम ऑफ इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट, निवेश की समस्या आ जाती है। प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, पूंजी निर्माण की समस्या उत्पन्न होती है। इफेक्ट ऑन फूड प्रॉब्लम, खाद्यान्नों की समस्या उत्पन्न होती है। इफेक्ट ऑन पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय कम हो जाती है। प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न होती है। लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, निम्न जीवन स्तर की समस्या। पॉवर्टी, गरीबी की समस्या। बर्डन ऑफ अनप्रोडक्टिव पॉपुलेशन, अनुत्पादक जनसंख्या की समस्या। प्रेशर ऑन लैंड, कृषि भूमि पर, आवासीय भूमि पर दबाव। इम्पैक्ट ऑन मैटरनिटी वेलफेयर, मातृ शिशु जो स्वास्थ्य की जो आदर्श दशाएं हैं जो होनी चाहिए वो नहीं हो पाती हैं। प्रेशर ऑन एनवायरनमेंट, पर्यावरण पर दबाव बढ़ने लगता है। रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या विस्फोट की स्थिति में तीव्र गति से बढ़ती है। डिसप्रपोर्शनेट जेंडर कंपोजिशन, लिंग अनुपात में असामान्य विशेषताएं देखने को मिलती है, लिंग अनुपात गड़बड़ा जाता है। पुअर स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग, लोगों का जीवन स्तर गिर जाता है। मेल न्यूट्रिशन की समस्या उत्पन्न होती है, यानी कुपोषण की समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो ये सभी जनसंख्या वृद्धि की प्रमुख समस्याएं हैं। तो यहाँ से प्रश्न इस तरह से आ सकता है कि भारत की प्रमुख जनसंख्या समस्याओं के बारे में लिखिए। तो भारत की जनसंख्या समस्याएं वही हैं जो विकासशील देशों की जनसंख्या समस्याएं हैं, वही भारत की जनसंख्या समस्याएं हैं। आज हम इतना अध्ययन करेंगे। आपको जो भी इसके प्रश्न हो वो आप YouTube के चैट बॉक्स में लिखिए, उनका उत्तर आपको अवश्य दिया जाएगा। धन्यवाद।